तो फ्रेंड्स, आज डेट है 6 दिसंबर 2024 और द हिंदू से दो या तीन ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आए थे। देखिए, पिछले एक महीना से हम जो है वो बना रहे हैं कुछ कुछ करके। जो हम बना रहे हैं ना, जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स मेंस दो एक बार दे चुके हैं, दो बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, सॉरी 3 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं और उसमें से एक बार मेंस दे चुके हैं। तो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन का लेवल किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार कुछ टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आते हैं, ठीक है। अभी नया वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो देख लीजिए, अभी जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में न्यूज में छपा हुआ था। बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में क्या है कि देखिए, 23 साल के बाद 2 सालों में दूसरी बार टाइगर की वापस से देखा गया। तो पहली बात है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये पीछे का क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में और भी कुछ कुछ टाइगर रिजर्व है, जैसे कि गोरुमारा गोरुमारा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन तो पता है हर किसी को, नेवरा वेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सिंगालीला सिंगालीला भी वहीं पर है, जल्दापाड़ा। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल का जब नाम आएगा ना, तो गोरुमारा आप लोग याद रख लीजिएगा, सुंदरबन भी याद रख लीजिएगा, जल्दापाड़ा जो है ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी आप लोग याद रख लीजिएगा। मयूर झरना, देखिए मयूर मयूर झरना या फिर कुछ, मुझे याद नहीं पड़ रहा है। ये ऐसा कुछ नाम जो है, आप उड़ीसा राज्य के मैटर में शायद सुने होंगे। मयूरभंज ऐसा कुछ नाम था शायद, है ना। तो वो तो उस चीज़ को रिलेट करके आप लोग मत मार दीजिएगा कि उड़ीसा वगैरह में ऐसा कुछ, ठीक है। तो उड़ीसा मत मार दीजिएगा। मयूर झरना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। पूर्वी डुरवास हाथी रिजर्व भी है वहीं पर, ठीक है। नेवरा वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगालीला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में टाइगर रिजर्व, सॉरी टाइगर जो है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। तो देखिए, क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था कि क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है। तो देखिए, कार्बेट का भी करीब करीब 1100 वर्ग किलोमीटर के में है, 1100 से लेकर 1200 के बीच में है। रणथंभौर का भी करीब करीब 1200 से 1500 के बीच में है। सुंदरबन का भी उतना ही है। लेकिन नागार्जुन श्री सेलम जो है इसका 2595 वर्ग किलोमीटर का है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नैनो यूरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनो यूरिया के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हम लोगों को ये लग रहा था ना कि नैनो यूरिया जो है बहुत बहुत मतलब अच्छा चीज़ है, पारंपरिक यूरिया का जो हम लोग यूज करते हैं उससे अच्छा है। ऑफकोर्स अच्छा है, ऑफकोर्स अच्छा है। मान लीजिए कि आप अगर पारंपरिक यूरिया जो है अगर आप 100 किलो का यूज करते हैं, तो आप नैनो यूरिया 50 किलो में ही आपका हो जाएगा। 50 50 किलो में हो जाएगा। अभी देखिए ना, पता चल जाएगा। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% तक कम कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ निष्कर्ष निकल कर आया है। ये जो निष्कर्ष है ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को लगेगा ना कि नहीं ये तो गलत है, लेकिन ये सही है। क्या निकल के आया देख लीजिए। पारंपरिक नाइट्रोजन उर्वरकों की तुलना में नैनो यूरिया का उपयोग करने पर फसल की उपज में उल्लेखनीय कमी आई है। अभी बात यह है कि आप लोग सोचिएगा कि 50% तक अगर कम यूज हो रहा है नैनो यूरिया, तो नैनो यूरिया से तो फसल और उत्पादन और बढ़ना चाहिए। लेकिन जब हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है और इसी रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि इससे जो है फसल का उत्पादन जो है उसमें उल्लेखनीय कमी आया है। फिर देखिए क्या है, नैनो यूरिया के प्रयोग से चावल और गेहूं दोनों फसलों के अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी आई है और नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंस बहुत है फसल उत्पादन में, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ना, वो जो एक कीड़ा खाने वाला जो एक पौधा होता है ना, क्या तो नाम उसका रहता है यार, उसका मुंह खुला हुआ रहता है, फिर वो जैसे कीड़ा अंदर जाता है उसको दबोच लेता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो इसलिए ऐसा है ना, वो इसलिए कीड़ा खाता है ना, क्योंकि उसमें उस मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा बहुत कम होता है या भी नहीं होता है। इसलिए वो कीड़े खाकर या फिर वो कीट पतंगों को खाकर नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है अपने बॉडी में, ठीक है। ऐसा पेड़ जो होता है ऐसा, ठीक है। तो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। और नैनो यूरिया के उपयोग से क्या होता है ना कि मतलब नाइट्रोजन का मात्रा में जो है कमी होता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, नैनो यूरिया फॉर्मुलेशन की लागत दानेदार यूरिया की तुलना में 10 गुना अधिक है। अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर सर आप बोले 50% कम है, फिर आप यहाँ पर बोलिएगा कि 10 गुना अधिक है। ये क्या है, देखिए क्या होता है ना कि सबका अलग अलग क्वालिटी होता है, ठीक है।
कभी कभी हम लोग जो नहीं यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग आप अगर प्राकृतिक खाद यूज करेंगे कीजिएगा तो वो उसका प्राइस थोड़ा कम मिलेगा आपको। फिर रासायनिक का यूज कीजिएगा ज़्यादा प्राइस मिलेगा। उस प्रकार से एक फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन एक एक उसका अलग ही क्वालिटी होता है, दानेदार टाइप का होता है। उसका प्राइस जो है ना उसका 10 गुना अधिक होता है, इसलिए कहा गया है। ठीक है, अब सीधी बात है, गरीब किसान लोग कहाँ से इसका लागत को का भरपाई कर पाएगा। ठीक है, तो लागत जो है इसका भरपाई लागत जो है ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, नैनो यूरिया के प्रयोग से सतह के ऊपर बायोमास और जड़ों के आयतन में कमी कमी होता है, यानी कि बायोमास का कमी होता है, जड़ों का आयतन में कमी होता है। याद रखिएगा, जड़ अपना सतह में फैल नहीं पाता है सही से। नैनो नैनो यूरिया के उपयोग से जड़ फैल नहीं पाता है। ये सही बात है कि नैनो यूरिया का उपयोग करके आप बहुत कुछ, इसका सकारात्मक चीज भी है, लेकिन बात ये है कि सकारात्मक तो सब जगह लिखा रहेगा, लेकिन नकारात्मक के बारे में कौन पढ़ाएगा। तो नकारात्मक के बारे में आपको यहाँ से देख लीजिए ना। ठीक है, और देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि ये सब चीज़ है ना आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अब विश्वास कीजिए, मतलब मेरे पर विश्वास आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ आपको खुश सोचिए ना। अभी तक ये देखा जा रहा था कि नैनो यूरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन कहीं ये आप पढ़े होंगे कि नैनो यूरिया से जो है नाइट्रोजन की मात्रा में कमी आता है। नैनो यूरिया से जो है आई मीन फसल की उपज में उल्लेखनीय कमी देखा गया। ये कभी कभी देखे होंगे क्या? अगर क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए प्रीलिम्स वगैरह में, तो कैसे आप तो सोचेगा कि नहीं ये तो गलत बात है भाई, ये तो नैनो यूरिया तो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्स है, प्रो है तो कॉन्स भी उसका। ठीक है, फिर ये क्या है, इसके आयतन में इस कमी के परिणाम स्वरूप जड़ की सतह का क्षेत्रफल कम हो गया, जिससे जड़ों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। देखिए इसको जो है इंग्लिश से हिंदी में इसको कन्वर्ट किए हैं आई मीन ट्रांसलेटर के द्वारा, तो आपको समझा दे रहे क्या है। देखिए जड़ का जो सतह है ना, सतह ये जो मान लीजिए जड़ जड़ मान लीजिए निकला ही से निकला रहता है, इसका सतह में कमी पाया गया है। ठीक है, और अब मान लीजिए कि जड़ ही अगर आपके अंदर तक नहीं जाएगा तो पोषक तत्व को कैसे ग्रहण करेगा, समझ रहे हैं ना। तो नैनो यूरिया के उपयोग से ये सब नकारात्मक चीज पाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आया हुआ था सॉरी, कि रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में बताना है आपको। देखिए वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, यही पर गलत हो गया। आप एक बात बताइए कि रासायनिक उर्वरक में सरकार सब्सिडी देता है ना, अब मान लीजिए रासायनिक उर्वरक में सरकार जब सब्सिडी देता है तो क्या सरकार उसको नियंत्रित नहीं करेगा? तो ये तो गलत हो गया ना, समझ में आ रहा होगा ना। सरकार जब रासायनिक उर्वरकों में भाई साहब जब सब्सिडी दे रहा है तो फिर वो नियंत्रित क्यों नहीं करेगा, है ना। तो गलत यहीं पर हो गया ना। तो अगर यहाँ गलत हो गया तो आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। टू और थ्री देख लेते हैं, दोनों में टू है तो सीधी बात। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है या प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, तो ये सही है। अब यहाँ देखिए सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, तो यहाँ से एक आपका एक आई मीन पीसीएस के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सल्फर जो है फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, यानी कि फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल क्या है, तो सल्फर है। वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है, यानी कि तेल शोधन जो कारखाना होता है ना वहाँ से आपका सल्फर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तो बस यही दो ही आज बना हुआ था। ठीक है, और दो जो बना हुआ था, दो में से ये जो आपका है ना, ये एक सेकंड इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना, कैसे होगा ये भगवान, फिर से हो गया ना। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अभी इरेज नहीं कर सकते हैं, बाकी अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विश्वास कीजिए ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू।